हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पहले सारे साइंस के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। साइंस में हम बात कर रहे हैं सेट 5 तक के सारे 2024 के पेपर हमने कर लिए। इसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप उसको क्या कर लेंगे, जाके रेफर कर लेंगे। अभी हम आगे बात करने जा रहे हैं आपसे सेट 6 की बात करने जा रहे हैं अभी आज। और सेट 6 में हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि हमारा कैसा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ राजीव के अनसॉल्व की बात कर रहे हैं, उसी पे हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन करने जाएंगे आज। तो हम बात कर लेते हैं सेट 6 में। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपसे कह रहा है बेसिक बातें हम समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। हम जानते हैं, हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लेंस हम बात कर रहे हैं छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए एक बात समझिए, जो हमें दिखाई देता है, जो विजिबल रेंज होती है हमारी, तो हम जानते हैं वो कितना होता है, विजिबल रेंज जो होती है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर के आसपास। किसके आसपास, 25 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहाँ पे जनरल अगर हम बात करेंगे, लेंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लेंस के। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, 20 सेंटीमीटर का। 25 सेंटीमीटर तो हमारी रेंज होती है, और ये हमारा क्या हो गया, उत्तल लेंस। तो जो छोटे अक्षरों के लिए हम करेंगे वो कौन सा होगा, यही होगा 20 सेंटीमीटर का क्या, उत्तल लेंस। तो आप बेसिक बातें आप समझ में भी आ रही हैं, यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। पहले का कौन सा, सी नंबर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। इसी बात कर लेते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है तारों का टिमटिमाना। देखिए तारों का टिमटिमाना हम जानते हैं वायुमंडलीय परावर्तन के कारण हमारा होता है, जिसको बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रीजन क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में कई परतें होती हैं, और ये परतें हमारी क्या होती हैं, अपवर्तन सूचनांक सबका अलग अलग होता है। तो तारे से आने वाले हम बात कर लेंगे, जो भी प्रकाश होता है वायुमंडल से गुजरता है, और कई बार अपवर्तन होता है, जिसके कारण हमें प्रकाश की किरणें सीधी पहुंचती हैं, सीधे तो पहुंचती हैं, लेकिन इनके बीच में हमारी कई सारे हमारी क्या होती हैं, अलग अलग अपवर्तक सूचकांक होते हैं, जिसके कारण हमारा कैसा होता है, ये टिमटिमाता रहता है। कैसा होता है, टिमटिमाता रहता है, और ये हमें वैसा ही प्रतीत होता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम बात कर लेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे जो तीसरा है, उत्तल दर्पण की बात कर लेंगे। उत्तल दर्पण हमारा क्या है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल दर्पण पे हम बात कर लेंगे, अनंत पर जब भी बनाएगा तो आप जानते हो कि उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। ट्रिक मैंने पहले ही बताया था, जब आपको दर्पण में कंफ्यूजन हो तो आप लेंस बना लिया करिए, बाहर की तरफ आधा वाला अगर हैच करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, और अंदर की तरफ अगर मैं बात कर लूँ, इधर वाला आधा हैच करके लिखेंगे तो क्या, उत्तल दर्पण। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। क्या हो गया, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पे बोल रहा है हमारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अगर हम बात कर लेंगे तो ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा रिफ्लेक्ट कर जाता है। इधर से हमारा आया, रिफ्लेक्ट कर गया, तो इन दोनों को जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होकर जाए। कहां से, फोकस से। लेकिन फोकस कैसा होगा, आभासी होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, तो आभासी होगा, और कैसा होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ये हो जाएगा तीसरे का बी नंबर ऑप्शन। तो हमारा आगे बात कर लेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की। किसी बात कर लेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की। चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है श्वेत प्रकाश की किरण। यहाँ पे देखिए आपको बेसिक बातें थोड़ी समझनी पड़ेगी, पहले के सेट में भी ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरे तो सबसे अधिक विचलन कोण। देखिए विचलन कोण क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से हमारा प्रिज्म से निकल रहा है, ट्रायंगुलर प्रिज्म से, जिसको बोल रहे हैं त्रिभुजाकार। यहाँ किरणें निकल रही हैं, और ये क्या होगी, यहाँ एयर है और यहाँ क्या है, ग्लास है। तो यहाँ पे हवा से गैस ग्लास में हमारा जा रहा है, तो माध्यम परिवर्तित हो रहा है, तो ये विचलित होंगी। क्या होंगी, विचलित होंगी। फिर ग्लास से हमारा यहाँ पे एयर में निकल रहा है, तो ये अपने मार्ग से फिर से क्या हुई, विचलित हुई। जो ओरिजिनल कंडीशन बनेगी वो, और यहाँ से जो हमारा पीछे की तरफ जा रहा है, इमर्ज कर रहा है, जो उसको पीछे की तरफ जो बढ़ाएंगे, इमर्ज करने का मतलब क्या, निकलना। यहाँ पे अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो आपतित किरण, और हम बात कर लेंगे जो हमारा अपवर्तित किरण, जो दोनों जा रहा है, इन दोनों के बीच में हमारा ये जो कोण बनेगा, इसी कोण को हम बोलेंगे क्या, इसी को बोलेंगे विचलन कोण। क्या बोलेंगे, विचलन कोण। तो आपको बेसिक बातें क्या हो रही, समझ में आ रही है, विचलन कोण क्या है हमारा। तो विचलन कोण में अगर मैं बात कर लूं, जो हमारा लाल रंग है, ये हमारा क्या कर रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो इसको, तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया और इसको क्या कर दिया, पीछे बढ़ा दिया। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच का हमारा कोण बन रहा है, ये हमारा कोण क्या है, कम बन रहा है। कैसा बन रहा है, कम। तो लाल रंग के लिए हमारा क्या होगा,
विचलन कोण हमारा कैसा होगा, बहुत कम होगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ इसके लिए विचलन कोण, तो ये विचलन कोण हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये ज़्यादा हो रहा है, तो हम बात कर लेंगे बैगनी के लिए जनरली हमारा क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन ऑप्शन में हमारा यहाँ बैगनी कहीं दे नहीं रखा है, तो बैगनी के जस्ट ऊपर हम बात कर लेंगे हमारा कैसा होता है, नीला कलर होता है। कैसा होता है, नीला कलर। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपने याद भी किया होगा बैनी आह पी नाला, या मैं बात कर लूँ इंग्लिश में विबग्योर, आपने ट्रिक याद किया है, उसी को हम क्या कर लेंगे यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चौथे नंबर की बात कर लेते हैं, पांचवें नंबर की बात कर लेते हैं। आपसे कह रहा है मैच द फॉलोइंग। आप जानते हो कि जो ओम होता है वो किसका होता है, विद्युत प्रतिरोध का। वाट जो होता है वो किसका होता है, विद्युत शक्ति का। एम्पियर जो होता है वो किसका होता है, धारा का। बचा कुचा हमारा क्या हो गया, वोल्ट विभवांतर का। तो आप देख लो ये यहाँ पे सिक्वेंस जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 हम बात कर लेंगे, पहला ही ऑप्शन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है आर और 2R, यहाँ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। आर और 2R के दो प्रतिरोध पहले हमारे श्रेणी क्रम में, बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो दोनों का प्रतिरोध हम बोल रहे हैं, कुल प्रतिरोध दोनों दिशाओं में R1 और R2 है। तो R1 और R2 का अनुपात निकालना है। देखिए R1 हमारा क्या है, दोनों हमारे R और 2R किसमें है, ये से एक बार श्रेणी क्रम में है, और एक बार बात कर लेंगे यहाँ पे ये किसमें है, ये दे रखे हैं समांतर क्रम में। किसमें दे रखे हैं, समांतर क्रम में। तो 1/R2 इक्वल टू हो जाएगा 1/R प्लस 1/2R। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3R। और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ये हो जाएगा R से भाग दोगे तो 2 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 3/2R, 3/2R। तो ये 1/R2 की वैल्यू है। तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2R/3, 2R/3। आप जानते हो यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है R1/R2। ये आपने निकाला था R1, क्या निकाला था, R1। ये देखिए ये 1/R2 है बच्चा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गलती होगी, 1/R2 था। ठीक है ना। तो R2 निकाला कितना हो गया, 2R/3। तो R1/R2 निकालना है। क्या निकालना है, R1/R2। आपने अभी निकाला, R1 की वैल्यू कितनी आई, 3R। कितनी आई, 3R। R2 की वैल्यू कितनी आई, 2R/3। कितना हो गया, 2R/3। पलटेगा, R से R कैंसिल, पलटेगा कितना हो जाएगा, 9/2। 3 का 3 में गुणा होगा, 9/2। मतलब कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। आगे बात कर लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात कर लेते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में हमसे दिखाया गया, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगने वाले, हमें बात कर रहा है लंबवत। देखिए आप बात ध्यान रखिए कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, हमारा क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, हम बात कर लेंगे बाएं हाथ के नियम से, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये धारा को हमारा रिप्रेजेंट करता है। तो धारा किधर की तरफ जा रही है से बता रहे हैं, यहाँ पे हाथ के डायरेक्शन से आपको लेना है। यहाँ पे हम बात कर लेंगे, ये हमारी धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये कैसे है, ये इनवर्ड की तरफ जा रहा है। किधर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड। कागज के तल की कैसा होगा, लंबवत। अगर मैं बात कर लूँ कागज के तल का है हमारा, तो कागज के तल पे कैसा होगा, लंबवत। हमारा किधर की तरफ होगा, लंबवत होगा। कागज के तल की कैसा होगा, लंबवत, ऊपर की तरफ होगा। कैसा होगा, ऊपर की तरफ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है प्रोपेनॉल क्रियात्मक समूह। देखिए प्रोपेनॉल में हमारा क्या है, ऑल प्रोपेनल है। क्या है, प्रोपेनल। आप देखिए अल जो जुड़ता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अल जुड़ रहा है, तो हमारा होता है ये CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, CHO। और CHO कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। तो कौन सा होगा, यही होगा। अगर यही ऑल होता, क्या होता, ऑल होता, तो ये कौन सा होता है, एल्कोहल ग्रुप। कौन सा होता है, एल्कोहल ग्रुप। और ये होता OH ग्रुप। कौन सा होता, OH ग्रुप। अगर मैं बात कर लूँ ओन होता, क्या होता, ओन होता, तो ये होता हमारा ओन में अगर हम बात कर लेते तो ये होता कीटोन ग्रुप, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, CO हमारा चलता है यहाँ पे। और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं कि कार्बोक्सिलिक होता तो ओइक होता। क्या होता, ओइक। क्या होता, ओइक। तो ओइक में अगर मैं बात कर लूं तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है COOH। क्या होता है, COOH। तो ये चारों चीजें आप ध्यान रखेंगे, यही चीज बोल रखा है, बट यहाँ से जो हमारा अल सही होगा। कौन सा सही होगा, अल सही होगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे, कर लूं पीछे वाले सेट में ही बात किया, सेट 5 में ही ये बात चल रही थी। तो उदासीन घोल हमारा किस पे होता है, 7 पे होता है, pH। बेसिक बातें हैं, हम बात कर लेंगे आगे। को ओन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ओन। तो हमारा ओन किस में जुड़ रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो हमारा क्या है, प्रोपेनोन में हमारा क्या हो रहा है, ओन जुड़ रहा है। प्रोपेनोन में हमारा क्या जुड़ रहा है, ओन जुड़ रहा है। ऑप्शन बात कर लेंगे, ठंडे जल में हाइड्रोजन से क्रिया करके। देखिए ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस मतलब अगर मैं बात कर लूँ जो हाई रिएक्टिव होगा, ये हम बात कर लेंगे जो हाइड्रोजन से नीचे है, वो हमें दे रखा है आयरन दे रखा है, सिल्वर दे रखा है, कॉपर दे रखा है। पोटेशियम जो होता है यही हमारा है हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ होता है।
11 नंबर के बाद 12 नंबर हमसे बोल रहा है। 12 नंबर में हमसे क्या कर रहा है, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उचित ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। देखिए इसको बोलते हैं हमारा, वैसे तो वायु की उपस्थिति में बोल रहा है, तो वायु की उपस्थिति में जब भी बात करेगा ये हमारा क्या होता है, भर्जन। क्या होता है, भर्जन। लेकिन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, सबकी बात कर लेते हैं जो दे रखा है। निस्तापन जो होता है अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में सीमित मात्रा में गर्म करने पर हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारा जो होता है इसका गलनांक हमारा क्या होता है, उनके गलनांक से हमारा क्या होता है, कम ताप पर गर्म किया जाता है। और निस्तापन के जरिए हम क्या करते हैं, अयस्क से नमी को बाहर निकालते हैं, वे ऑक्साइड में बदल जाते हैं। और ऑक्साइड से हम क्या कर लेते हैं, जिनमें निस्तापन में कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड हम बात कर लेंगे। हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स को हम क्या करता है, अयस्कों के लिए हमारा क्या होता है, उपयोगी होता है। भर्जन में अगर मैं बात कर लूँ तो हमारा सल्फाइड अयस्क के लिए और कार्बोनेट अयस्क के लिए हमारा मेनली क्या होता है, उपयोगी होता है। स्मेल्टिंग की हम बात कर लेंगे, अयस्क से धातु बनाने की एक प्रक्रिया है। अयस्क को गर्म करने पर हमारा क्या होता है, उसमें से धातु निकाली जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे प्रगलन की तकनीकी आज से 8000 वर्ष हमारी क्या है, पुरानी है। ये सब बातें आपको बस जानने के लिए है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। भूनना या मैं बात कर लूँ अपचयन या गंदगी को फ्लक्स के रूप में अलग करने की क्रिया है हमारी यहाँ पे जो की जाती है, वो किसमें की जाती है, प्रगलन में की जाती है। तो अयस्कों का सांद्रीकरण आप जानते ही हैं। कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, और कंसंट्रेशन का मतलब क्या, यहाँ पे जो हमारा धातु होगा उसको निकालने की हम बात करेंगे। हमारा उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, अयस्क का सांद्रीकरण। सांद्रीकरण का मतलब क्या, सांद्रता को बढ़ाने की प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन ऑप्शन क्या होगा, वायु की उपस्थिति में जब हम गर्म कर रहे हैं तो ये क्या होगा, भर्जन होगा, जिसको बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, ये होता है रोस्टिंग। और ये होता है स्मेल्टिंग, ये होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ फूड। ठीक है ना, तो चारों बातें आपको समझा दी गई। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का फेरस से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हो, देखो बेसिक बातें आप जानते हो, Cu2+ होता है, सल्फेट पे 2- होता है। सल्फेट पे कितना होता है, 2-। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे फेरस जो होता है ये 2+ हमारा दे रखा है। तो FeSO4 2+ वाला हमारा यहाँ पे हम बात कर लेंगे। आयरन हमारा सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, आयरन सल्फेट और कॉपर बना रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कौन सा रिएक्शन है ये, तो रिएक्शन हम देख पा रहे हैं ये विस्थापन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, विस्थापन रिएक्शन है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए ये कि देखो पहले भी पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव, सेम ऑब्जेक्टिव, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इनमें से सभी किसी सेट में ये पूछा गया था। अभी पेपर आप पूरा अगर सॉल्व कर रहे होगे तो आपको भी याद आ रहा होगा, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन में देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पे हम बात कर लेंगे साइटोकाइनिन जो हमारा है, यही हमारा क्या है, पादप हार्मोन है। एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, पौधों के उत्तकों में पाया जाता है। और साइटोकाइनिन हम बात कर लेंगे कोशिकाओं को विभाजित करता है। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हमारा शुक्राणु बनाने में, एड्रेनलिन स्ट्रेस में, और थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड में के द्वारा हमारा क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। बीजों की नींद को खत्म करने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन की बात कर रहे हैं। और RNA और प्रोटीन के बनने में भी हमारा क्या करता है, मदद करता है। पत्तियों में क्लोरोफिल को नष्ट होने से क्या करता है, रोकता है। तो ये मेनली हमारा क्या है, पादप हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन है। कौन सा है, साइटोकाइनिन है। वृद्धावस्था की प्रक्रिया को भी ये क्या करता है, रोकता है पौधों में। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात कर लेंगे परागकोश, बात कर लेंगे परागकोश। आपको देखते हैं एंथर की बात करेंगे, किसकी बात करते हैं, एंथर क्या कंटेन करता है। तो एंथर हमारा क्या कंटेन करता है, यहाँ बात कर लेंगे पोलन ग्रेन, जिसको बोलते हैं परागकण। यही होता है परागकण, इसी को क्या करता है, ये कंटेन करता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन्स। तो एंथर हमारा क्या कंटेन करता है, पोलन ग्रेन्स कंटेन करता है। तो आपसे वही चीज क्या की गई थी, पूछी गई थी। नेक्स्ट बात कर लेंगे 16 नंबर के बाद 17 बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन द्वारा हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, तो आप जानते हो प्लेनेरिया में होता है। हाइड्रा और प्लेनेरिया दो ही होते हैं। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं जनरली रीजनरेशन में हमारे होते हैं, जो कई पार्ट में टूटने के बाद नए जीव उत्पन्न करने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पुनर्जन्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे 18 नंबर, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को देखिए। तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। हम जानते हैं कि हमारा तंत्रिका कोशिका में एक्सोन का लास्ट वाला सिरा और डेंड्राइट के पहले वाले सिरे के बीच में हमारा क्या होता है, गैप होता है। जो गैप होता है इसी को बोलते हैं क्या, सिनेप्स बोलते हैं। तो बेसिक बातें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे 18 नंबर के बाद निम्न में से कौन एक पारितंत्र के उत्पादक के रूप में, हमारा एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। उदाहरण आपसे पूछ रहा है पारितंत्र में उत्पादक। उत्पादक का मतलब हरे पौधे जो होते हैं यही हमारे क्या होते हैं, उत्पादक। इन्हीं से हमारे क्या होते हैं, और हमारी जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, अपना भोजन लेते हैं। तो मेनली उत्पादक का काम तो यही कर रहे हैं।
20वां नंबर क्वेश्चन बात कर लेंगे। मेंडल ने जो बात किया था अपने प्रयोग, अब देखो हर तरह के मेंडल ने जो भी रिसर्च किया सब तरह में किया है, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे इनमें से सभी चारों तरह, मतलब तीनों यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं दे रखा है, सब तरह के पौधों पे क्या किया है, इसने रिसर्च का काम किया है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर क्वेश्चन आपके क्या होता है, समाप्त होता है। यहाँ पे 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपके क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट वर्णात्मक प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। आप जानते हो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से प्राकृतिक घटनाएं, आकाश का नीला रंग जो हल्का नीला दिखाई देता है, तो ये सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में से होता हुआ पृथ्वी पर पहुंचता है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण और वायु के अणुओं से हमारा क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। और बैगनी और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है। नीले और बैगनी प्रकाश चारों तरफ हमारा क्या हो जाता है, फैल जाता है। इस प्रकीर्णित प्रकाश का मिश्र रंग हमारा कंपोजिट कलर हल्का नीला होता है, तो ये हल्का नीला इसी कारण हमें क्या होता है, दिखाई देता है। प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और आकाश हमें कैसे दिखाई देता है, नीले रंग का। तो आप जानते हो कि ये जो नीला और हम बात कर लेंगे बैगनी, इन दोनों का ही हमारा तरंग दैर्ध्य हमारी जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, और यही हमारा क्या होता है, इनका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमारा क्या होता है, सूर्य का लाल दिखाई देना। तो आप जानते हो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल हमारा काफी अधिक दूर तय करता है, हमारा प्रकाश जो होता है वायुमंडल में काफी अधिक दूर तय करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, और वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों और वायु के अणुओं द्वारा सूर्य से आने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अतः सूर्य से आने वाले प्रकाश में ये रंग आंख तक पहुंचने में पहले ही आपतित दिशा से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और आंख तक नहीं पहुंचते हैं। आंख तक पहुंचने वाले शेष प्रकाश में हम बात कर लेंगे लाल रंग की तीव्रता अधिक होती है, इसलिए लाल दिखाई देता है। देखिए मेनली हमारा जो प्रकाश होता है सूर्य के समय हम बात कर लेंगे, जो सूर्योदय के समय या सूर्यास्त का समय होता है, वायुमंडल में काफी अधिक दूरी तक हमारा तय करने पर आंखों तक पहुंचता है। और हम बात कर लेंगे धूल के कणों और अणुओं द्वारा यहाँ पे क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। सारे प्रकाश की किरणें हमारी पहुंच नहीं पाती है, बस ये जो होता है लाल रंग के प्रकाश की किरणें हमारी क्या होती हैं, अधिक तरंग दैर्ध्य होती हैं, और इसलिए क्या करती है, ज्यादा दूरी तय करती हैं। और ये हमारा शेष प्रकाश तरंगों की अपेक्षा लाल रंग हमारी की तीव्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। इस कारण से हमें कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही है कि सूर्योदय और सूर्यास्त, और हम बात कर लेंगे हल्का नीला क्यों होता है। तो ये दोनों हमारे क्या है, ये मेन रीजन है। यही चीज हमारा इंग्लिश में यहाँ पे दे रखा है, आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते हो दृष्टि दोष को ही बोलते हैं क्या, विजुअल डिफेक्ट्स की हम बात करते हैं। तो हमारा 2 तरीके के होता है, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच की हम दूरियां हम क्या कर लेते हैं, समंजित कर लेता है। मेनली जो सिलेरी मसल्स होता है, जिसको बोलते हैं सिलेरी पेशी में समंजन क्षमता में कमी आ जाने से हमारा क्या होता है, कमी आ जाने से या निकट या दूर की वस्तु हमारी साफ नहीं दिखाई देती है, तो इसी को बोलते हैं दृष्टि दोष बोलते हैं। जनरली हमारा क्या होता है, इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। 3 तरह के हमारे क्या होते हैं, दोष होते हैं। तो जनरली हम बात कर लेंगे, इसको बोलते हैं मायोपिया, यहाँ पे हम बात कर लेंगे फॉरसाइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, और एक होता है क्या, प्रेस्बियोपिया। तो यहाँ 3 होता है, तीनों के बारे में उनके नाम लिखे, नाम ही लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आपसे बेसिक बातें बस पूछा है, कहानी पूरा नहीं लिखेंगे आप, जितना पूछ रहा है उतना ही बताइए पेपर में, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो आप रिसर्च मत करिए, क्योंकि आपको 10 नंबर तो मिलना नहीं है। 2 नंबर में उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिखे। देखिए उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में अगर मैं बात कर लूं, दोनों के 2 उपयोग हम बात कर लें। वाहनों के साइड दर्पण में सुरक्षा दर्पण के रूप में हम यूज करते हैं। पहला यहाँ पे बात करें उत्तल दर्पण की, गोताखोर वाहनों और उनके पीछे ट्रैफिक को देखने के लिए हम बात कर लेंगे, जो होता है यहाँ पे भी हम कौन सा यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का। इसी तरीके यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है इसी का, यहाँ पे हम बात कर लेंगे उत्तल लेंस की। तो ये आवर्धक लेंस के रूप में, मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में यूज करते हैं। दरवाजे में जो स्पाई होल होता है, जो छोटा वाला होल होता है, जिसमें तुम अंदर की तरफ से देखते हो कोई चीज बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसी को बोलते हैं दरवाजे में स्पाई होल जो होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो बेसिक बातें आप समझोगे कि जब हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी में बहुत छोटी वस्तुओं के अत्यंत आवर्धिक चित्र बनाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसका, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। कैमरों के लेंस में भी हम इसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप में करते हैं, दूरबीन में करते हैं, प्रोजेक्टर में करते हैं, चश्मे में करते हैं। ऐसे कई सारी जगहों पे हम उत्तल लेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना, चलते हैं आगे। दूसरे का पहला नंबर हो गया आपका, दूसरे का दूसरा नंबर आपसे बोल रहा है। दूसरे का दूसरा नंबर हमसे कह रहा है अवतल लेंस के किसी
वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बनाइए। अवतल लेंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? अवतल लेंस की। तो आप जानते हो जब कोई वस्तु हमारी रखी जाती है तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण करने की क्रिया हमारी यहाँ पे लेंस दो तरीके से होता है, लेंस के फोकस पर होगा या लेंस के फोकस या फोकस की दूरी के दोगुने की हमारे क्या होगा, बीच होगा। इसका फिगर कुछ इस तरीके से होगा, जहां तक मुझे याद है ये हमारा दे रखा है। जब फोकस पे होगा हमारा कोई वस्तु, जब फोकस पे होगा तो ये किरण तो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। अवतल लेंस की हमारी बात कर रहा है तो ये डेविएट हो जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र से अगर जा रही तो उसी डायरेक्शन में हमारी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो आप जानते हो कि यहाँ पे हमारी क्या होती है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो उसी डायरेक्शन में हमारी क्या हो जाती है, निकल जाती है। दोनों जो कट कर रहा है हमारा इधर की तरफ बना रहा है तो कैसा होगा, वर्चुअल बनाएगा। और कैसा होगा, स्मॉल साइज का होगा, वर्चुअल होगा। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, स्मॉल साइज का होगा, जिसको बोल रहे हैं आभासी होगा। और कैसा होगा, छोटा होगा। आभासी होगा और कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है ना। यहाँ पे हम बात कर लेंगे जब भी बनेगा फोकस, और यहाँ पे हम बात कर लेंगे ऑप्टिकल सेंटर ध्रुव के हमारा क्या होगा, बीच में। यहाँ पे भी कंडीशन वही है कि जब हमारा ये एफ और 2F के बीच में है तब भी हमारा कहाँ है, ये एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बना रहा है। कैसा बना रहा है, आभासी बना रहा है, छोटा बना रहा है। किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, विचलित हो जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, उसी डायरेक्शन में हमारी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो ये हमारा छोटा बना रहा है, आभासी बना रहा है। दो कंडीशन होती है अवतल लेंस की, और आप जानते हो अवतल लेंस की जो कंडीशन होती है वो सेम कंडीशन हमारी किसकी होती है, उत्तल दर्पण की होती है। लेकिन बस अंतर इतना होता है कि यहाँ डबल फोकस की बात करते हैं, वहां फोकस और वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। ठीक है ना। तो बेसिक बेसिक बातें आपसे ध्यान रखोगे, फिगर आप थोड़ा सा रिवाइज किए रहोगे, आपको क्या हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। आगे बात कर लें, क्योंकि हम नंबर के लिए यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ले लेते हैं कभी काल, तो इतना ही हमें लेना है, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर और अमीटर को कैसे जोड़ते हैं? तो यहाँ बात कर लें, तीसरे का जो पहला नंबर है ये भी हमारा 2 नंबर में ही पूछा गया है। आप जानते हो जो अमीटर होता है वो कैसा होता है, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर जो होता है वो कहाँ होता है, समांतर क्रम में। तो यहाँ किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने के लिए वोल्ट मीटर और अमीटर को जोड़ना चाहिए। वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को प्रतिरोधक हमारा ऐसा होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। करंट मापने के लिए हमारा कैसा होना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। फिगर बना दोगे, नंबर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पे की बना देना, यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर लगा है, ये हमारा क्या लगा है, सेल लगा है। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं। जब भी करंट फ्लो होगा हम बात करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमारा क्या होता है, जाता है। यहां पे आपको न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। कह रहा है कि 500 वाट का हमसे दे रखा है, 500 वाट का रेफ्रिजरेटर है। 500 वाट का क्या है, रेफ्रिजरेटर। कह रहा है 12 घंटा हमारा यूज करें, प्रतिदिन हम कितना यूज करें, 12 घंटा यूज करें। कितना यूज करें, 12 घंटा। ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर 30 दिन तक कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा, देखिए 30 दिन तक बात कर रहा है, 30 दिन तक जो टोटल टाइम हमारा लग रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है टोटल टाइम जो लग रहा है हमारा, टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितना है, 30 दिन तक हमें क्या कर रहा है, किलोवाट आवर की आपसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है, कितना उपयोग करेगा। बेसिक बात है, देखिए हम बात कर लेंगे, ये जो दे रखा था वाट में दे रखा है, आवर में दे रखा है, तो इसको किलोवाट में जब चेंज करेंगे तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 10 के पावर कितना, -3। 500 तो हमारा पहले से ही था ना, 500 इंटू कितना हो जाएगा, 10 के पावर -3 किलोवाट। कितना हो जाएगा, किलोवाट। आप जानते हो किलोवाट आवर में अगर मैं बात कर लूं, किलोवाट आवर में अगर मैं बात कर लूं तो ये हमारा किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, जो यूनिट होती है हीट की, जो हमारी यूनिट होती है, मैं बात कर लूं जो पावर की हमारी यूनिट होती है, तो हम बात करते हैं किसमें, किलोवाट आवर में ही बात करते हैं। तो यहाँ पे 500 गुणे 10 घाते -3, ये किलोवाट हो गया। आवर हमारा कितना है, 12 है, 12 25 60 हो गया, 6000 गुणे 10 घाते -3। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे जो एक दिन में हमारा कितना है, 6 किलोवाट आवर, 6 किलोवाट क्या आवर। तो 30 दिन में आपसे पूछ रहा है, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, ये 1 डे का है, कितने का है, 1 डे का। तो 30 डे का कितना हो जाएगा, 30 डे का आप निकालोगे तो 30 इंटू 60 मतलब कितना हो जाएगा, 180 किलोवाट आवर, 180 किलोवाट आवर। आपसे यही क्या कर रहा था, पूछ रहा था। जब आपको ना समझ में आए तब भी आप यूनिट के हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि 1 डे में हमारा कितना होगा, पहले किलोवाट में चेंज कर लेना वाट को, टाइम हमारा आवर में दे ही रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, किलोवाट आवर आपको आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा आपका तो हम एक दिन का निकल गया, जब हम 30 दिन का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आया है आंसर। चलते हैं आगे।
कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, चौथे का पहला, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाइए। देखिए क्षण चुंबकीय हमारा हम जानते हैं जब बाहर की तरफ जाता है तो नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाता है, इनवर्स जाता है तो साउथ टू नॉर्थ की तरफ जाता है। तो एक क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उत्तरी ध्रुव से हमारी निकलती हैं, ये उत्तरी ध्रुव है जिसको एन से है, दक्षिणी ध्रुव है जिसको एस से, दक्षिणी ध्रुव पर हमारे क्या होते हैं, समाप्त होती है। चुंबक के अंदर बात कर लेंगे तो ये दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं और उत्तरी ध्रुव पर हमारे क्या होते हैं, समाप्त होती हैं। और यही हमें क्या किया गया है, यहाँ दिखाया गया है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है और हमेशा कैसी होती है, बीच की दूरी हमारी कैसी होती है, समान होती है। ठीक है ना। तो ये नंबर अगर मैं बात कर लूँ, ये भी हमारा कितने नंबर का था, 2 नंबर का था। आप चित्र बनाकर इसको लिख देंगे, आपको नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे, धारावाही परिनालिका के ऊपर परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, यहाँ पे बात करें परिनालिका में प्रवाहित धारा, क्योंकि धारा प्रवाहित होगी तभी हमारा चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होगा। ये सोलेनाइड की बात करेंगे, इसी बात करें सोलेनाइड की बात करें। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा 2 ही तरह से डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा, कितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है, और दूसरा हमारा जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब घुमावों की संख्या जो है हमारी वो कितनी है। परिनालिका बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोर सामग्री हमारी कौन से मटेरियल की बनी है, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो 3 यहाँ पे हैं, धारा है, परिनालिका पे जितने हमारे घुमावों की संख्या है वो है, कोर सामग्री की प्रकृति हमारी कितनी है ये है। तो 3 हमारे हैं, यही हमारे तीनों क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हमसे बोल रहा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आप जानते हो कि ये जो अंगूठा होता है हमारा, अंगूठा क्या करता है, अंगूठा हमारा बल को रिप्रेजेंट करता है, तर्जनी जो होता है विद्युत क्षेत्र को, और मध्यमा जो होता है वो किसको, धारा को रिप्रेजेंट करती है। और तीनों एक दूसरे पे किस पे होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। किस पे होते हैं, 90 डिग्री पर। और यही चीज यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है। तो आप ये क्या है, नियम क्या है, आप यही बता देंगे। मेनली बल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आगे बात कर लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र यहां अथवा वाले क्वेश्चन है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किस किस कारकों पर निर्भर करता है। देखिए आप जानते हो कि ये F = BIL sin थीटा होता है। F = कितना होता है, F = होता है BIL sin थीटा, F = होता है BIL sin थीटा। तो आप बेसिक बातें जानते हो कि ये डिपेंड करता है किस पे, आई पे डिपेंड करता है, जिसमें बोलते हैं प्रवाहित धारा। जितनी धारा बढ़ेगी उतना बल अधिक होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी बल बढ़ेगा। जितनी लंबाई हमारी क्या होगी, अधिक होगी, उतना बल क्या होगा, बढ़ेगा। और इसी तरह की बात कर लेंगे, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, जितना कोण होता है, मैक्सिमम कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, मिनिमम जो होता है वो कितना होता है, 0, जिसपे हमारा बल काम करता नहीं है। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तरह के तार प्रयुक्त होते हैं। आप जानते हो 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। तो 3 तरह के होते हैं तार, लाल तार होता है, गर्म तार जिसको बोलते हैं, ठंडा तार नीला या काला होता है, भूसंपर्क तार हमारा कैसा होता है, हरा। गर्म तार जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित करती है, ठंडा तार हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। भूसंपर्क तार घर के निकट जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित होता है, धातु की प्लेट से जुड़ा होता है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक सेफ्टी डिवाइस की तरह हमारा काम करता है, सुरक्षा का एक साधन होता है। घरेलू वितरण में प्रयुक्त तारों का आवरण हमारा जनरली जो होता है वो कैसा होता है, काला रंग का होता है। तो ये बेसिक बातें आपको क्या हो रही है, समझ में आ रही हैं। आगे बात कर लेते हैं, ये हमारा इंग्लिश में दे रखा है, आप इंग्लिश वाले क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो आज के लिए हम क्या करते हैं, इतना ही करते हैं। ये आपका सेट 6 का पार्ट 1 वीडियो है। ये पार्ट 2 वीडियो में क्या करूंगा, जल्दी ही अपलोड करूंगा। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, और अगर आपको किसी तरह की समस्याएं हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारे प्लेलिस्ट 2024 और 2023 के सारे 2020 से 25 दिसंबर के बीच क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।